अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की तमाम एक्सपोर्ट्स के साथ साथ मुल्क से होने वाली फूड की एक्सपोर्ट्स में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। गुज़िश्ता 6 माह के फिगर्स आए हैं। इस दौरान पाकिस्तान से होने वाली खुराक की एक्सपोर्ट्स में 14% का बड़ा इजाफा देखा गया है। पिछले साल के 6 माह के दौरान ये 3 अरब 48 करोड़ डॉलर्स थी। रवा माली साल के इन्हीं 6 माह के दौरान बढ़कर तकरीबन 4 बिलियन डॉलर्स हो चुकी हैं। पिछले साल के पूरे फाइनेंशियल ईयर में पाकिस्तान से 8 बिलियन डॉलर्स की फूड रिलेटेड एक्सपोर्ट्स हुई थी। इस साल उम्मीद है कि हम लोग 9 बिलियन डॉलर्स की जो एक अहम अचीवमेंट है उसे भी हासिल करने में कामयाब होंगे, क्योंकि दो चीज़ें ऐसी हैं जिनकी एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। एक है चावल और दूसरी है चीनी। जी हाँ, रवां साल अगर हम डिस्कस करें तो पहले 6 माह में पाकिस्तान की चावल की एक्सपोर्ट्स बढ़कर 1.8 बिलियन डॉलर्स हो चुकी है, जो कि पहले 1.64 बिलियन डॉलर्स थी। इस पे हम डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं, स्क्रीन पर उसका थंबनेल देख रहे होंगे। और अगर इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो मिलेगी। आपको हम बताएंगे कि किस तरह रवा माली साल में हम इंशाल्लाह 4.5 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का चावल एक्सपोर्ट करने में कामयाब हो जाएंगे। इसके साथ साथ चीनी के एक्सपोर्ट्स में गुज़िश्ता 1 साल का अगर मुआवजा करें तो हम लोगों ने 1525% इजाफा किया है। रवा साल 6 माह के दौरान हम लोगों ने 6,32,804 टन चीनी एक्सपोर्ट कर ली है, जो कि पहले एक साल में सिर्फ 33,000 टन थी। अब इस चीनी के एक्सपोर्ट से हमें 342 मिलियन डॉलर्स का कीमती ज़र मुबादला हासिल हुआ है। अब पाकिस्तान के अंदर चीनी के वाफर ज़खायर थे, तो पाकिस्तान में जो शुगर कार्टेल है, जो बहुत तगड़ा माफिया है, उसने हुकूमत को प्रेशराइज किया कि वो चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त दे। हुकूमत खुद चूँकि चीनी माफिया के हिस्सादार है, क्योंकि इनकी अपनी शुगर मिले हैं, तो इन्होंने उस चीनी के एक्सपोर्ट को अलाउ कर दिया। तो अब मार्केट के अंदर चीनी 150 रुपये किलो हो गई है, और ख़दशा ये है कि जब सर्दी आएगी तो यही चीनी 190 रुपये किलो तक फ़रोख्त होगी। तब जाके लोगों को पता लगेगा कि चीनी के एक्सपोर्ट की इजाज़त देना कितना गलत फैसला था। फिर पाकिस्तान से गोश्त एक्सपोर्ट्स में थोड़ा सा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जो 248 से 249 मिलियन डॉलर्स तक हुई है। तो उम्मीद है इस साल हम 500 मिलियन डॉलर से ज़ायद की गोश्त रिलेटेड एक्सपोर्ट्स कर पाएंगे। फिर मछली की एक्सपोर्ट्स कुछ 202 मिलियन डॉलर्स की हुई हैं। पिछले साल ये थोड़ी कम थी। फिर सब्जियों की एक्सपोर्ट्स बढ़कर मामूली सी 130 मिलियन डॉलर्स रही 6 माह में। तंबाकू की एक्सपोर्ट्स में 103% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जो कि 91 मिलियन डॉलर्स हुई हैं। तो हमें करना क्या है? हमें अपने गोश्त की अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है तो पीछे गोश्त की पैदावार भी बढ़ानी है। और गोश्त की पैदावार बढ़ाने के लिए हमारे पास सबसे आइडियल तरीका ये है कि मुल्क के अंदर जो मादा जानवर को ज़िबा किए जाने का कल्चर है उसे रोका जाए, और सख्ती से रोका जाए। हुकूमत एक फुसफुसी सी कोशिश ज़रूर कर रही है। गुज़िश्ता दिनों एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, लेकिन इस पर कौन अमल करता है? कसाईयों को कौन रोकेगा? उन लोगों को कौन रोकेगा जो मादा जानवर सस्ती लेकर उसे ज़िबा कर देते हैं। दूसरा, छोटे जानवरों को जो ज़िबा करने का कल्चर है, स्पेशली जो भैंस का बच्चा होता है जिसे हम कट्टा कहते हैं, क्योंकि वो बड़ा हो जाए तो उसे को अच्छे रेट पे आप बेच नहीं सकते। जो गाय का बच्चा होता है जिसे हम बछड़ा कहते हैं, तो वो बड़ा होकर कुर्बानी पर महंगा 2, 2.5, 3, 4 लाख रुपए का भी बिक जाता है, उससे ज़्यादा महंगा हो जाता है। तो खूबसूरत होता है, चूँकि लोग ज़्यादा पैसे पे करते हैं, प्रीमियम होता है। जो भैंस का बच्चा कट्टा, वो एज सच कुर्बानी पर उस तरह फ़रोख्त नहीं होता। फिर उसकी कुर्बानी के ऊपर भी एक डिटेल है। कुछ उलमा उसे जायज़ करार देते हैं, कुछ उसे मकरूह करते हैं। तो इस वजह से वो गोश्त के भाव में बिकता है। तो किसान क्या करता है कि उस कट्टे को छोटी उम्र में 1, 2, 3, 4 दिन का ही काट कर ज़िबा करके फ़रोख्त कर देता है या कसाई को दे देता है। इस चीज़ को रोकने की ज़रूरत है। अगर हम इस चीज़ को रोक लें, दो चीज़ें, मादा और छोटी उम्र का जानवर, आप यकीन कीजिए इस मुल्क के अंदर गोश्त की कीमत में कम से कम 30-40% की कमी लाई जा सकती है। और फिर जब हम ये गोश्त एक्सपोर्ट करेंगे तो अभी तो हम सिर्फ 500 मिलियन डॉलर्स की बात करें, हम 5 बिलियन डॉलर्स
हलाल गोश्त के एक्सपोर्ट से कमा सकते हैं। क्यों? हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी हलाल जानवरों की पॉपुलेशन है। आबादी में सबसे बड़ा मुल्क इंडोनेशिया है, नो डाउट, लेकिन उसके पास उतने जानवर नहीं हैं जितने हमारे पास हैं। ये खित्ता ब्लेस्ड है। इस खित्ते को संभालने की ज़रूरत है। हम संभाल नहीं रहे बल्कि ख़राब कर रहे हैं। अब अगर हम आलमी सतह पे चले जाएं तो पिछली 2 दिहाइयों में यानी 20 साल के दौरान पाकिस्तान का बैनुल-अक़वामी ट्रेड, बैनुल-अक़वामी एक्सपोर्ट्स के अंदर जो शेयर था वो 20% कम हुआ है। दुनिया अपना शेयर बढ़ा रही है, हमारा कम हुआ है। किस तरह? हमारी जितनी एक्सपोर्ट्स पिछले साल थी वो हमारी तारीख की सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स थी, लेकिन हम लोगों ने किया क्या? पिछले नून लीग के 5 साल टेन्योर में हम लोगों ने पीपल्स पार्टी से एक्सपोर्ट्स कम की। फिर इमरान खान के दौर में कुछ बेहतर हुई, पीडीएम हुकूमत में फिर कम हुई, अब कुछ बेहतर हो रही हैं। तो ये बूम एंड बस्ट साइकिल जो है, यानी 2-3 साल हम एक्सपोर्ट्स बढ़ाते हैं फिर हम गिराते हैं, तो इस चीज़ को रुकना चाहिए। अब इसका सबसे बड़ा रीज़न है हमारी हुकूमतों ने टैक्स कमाने के लिए जो खाम माल पर मुख्तलिफ ड्यूटियाँ लगा रखी हैं उन्हें कम करने की ज़रूरत है। यानी कि खाम माल अगर सस्ता आएगा तो आपके यहाँ वैल्यू एडिशन होकर ज़्यादा फ़रोख्त होगा। कैसी बात है कि बांग्लादेश अपनी ज़रूरत की 1 लाख गांठें भी कपास पैदा नहीं करता, वहाँ पर हमसे 2 गुना ज़्यादा, बल्कि अब तो 2.5 गुना ज़्यादा रेडीमेड गारमेंट्स की एक्सपोर्ट होगी। किस तरह? उन्होंने अपनी कॉटन की, अपनी मैन मेड फाइबर की इंपोर्ट्स को अलाउ किया है। खाम माल दुनिया से मंगवाते हैं सस्ता, वहाँ की फैक्ट्रियाँ उसे वैल्यू ऐड करती हैं। $1 की चीज़ मंगवाती हैं, $4 की बेचती हैं, $3 मुल्क को मुनाफा आता है, लोगों को रोज़गार मिलता है, इकॉनमी चलती है। हम लोगों ने इंपोर्ट्स पर ही इतनी पाबंदियाँ लगाई हैं। मैं अयाशी वाली इंपोर्ट्स की बात हरगिज़ नहीं कर रहा, मैं उस इंपोर्ट की बात कर रहा हूँ जो कि खाम हालत में पाकिस्तान आती है, जिससे यहाँ पर वैल्यू ऐड होती है। अब इस टैरिफ को अगर हम देखें जो हमने इंपोर्ट स्टेज पर लगा रखे हैं, तो बैनुल-अक़वामी सतह से 2 गुना ज़्यादा हम लोगों ने टैक्स लगा रखे हैं। और अगर मशरक़ी एशिया से मुआवजा करें थे, मलेशिया, इंडोनेशिया, तो हम लोगों ने उनसे 3 गुना ज़्यादा टैरिफ लगाकर टैक्स तो कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये टैक्स कलेक्शन हमारी एक्सपोर्ट्स को नहीं बढ़ने दे रही। यही वजह है कि सीपैक की वजह से और यूरोप की जानब से दिए गए GPS प्लस स्टेटस के बावजूद हमारी एक्सपोर्ट्स में कोई खातर खा इजाफा नहीं हुआ। हमारे मुल्क, हमारा दोस्त चाइना देखें, उसने 40 सालों के अंदर काया पलट दी है। 40 साल पहले चले जाएं तो चाइना की टोटल ट्रेड जो थी वो $30 बिलियन थी। जितनी इस वक्त हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स हैं उससे भी कम चाइना की इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब कुछ थी। इस वक्त चाइना की टोटल ट्रेड कितनी है? ज़रा ज्यूम कीजिए, $6,100 बिलियन, $6.1 ट्रिलियन की चाइना दुनिया के साथ ट्रेड करता है। 80 करोड़ लोगों ने उसने 40 सालों के अंदर गुर्बत से ऊपर उठा दिया है, और हम लोगों ने पिछले 2 सालों के अंदर कोई 1.5 करोड़ लोगों को मजीद गुर्बत की लाइन से नीचे फेंका है। हम तब तक गुर्बत का मुकाबला नहीं कर सकते जब तक मुल्क के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन को फ़रोग नहीं देंगे। आप बड़ी बड़ी मोटरवेज बना लें, आप बड़े बड़े पावर प्लांट्स लगा लें, जहाँ पर लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट नहीं होंगी, एक्सपोर्ट्स करके आप डॉलर्स नहीं कमाएंगे, उससे अपना कर्जा नहीं उतारेंगे, उससे अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं करेंगे, तो आप कभी भी अपने कदमों पे खड़े नहीं हो सकते। और हमारा जो $1 ट्रिलियन इकॉनमी का ख्वाब है, जो ऐसे इकबाल साहब में बार बार दिखाते हैं, वो उसी सूरत पूरा होगा जब हम हर साल 7 से 8% की ग्रोथ करें और अगले 10 साल करें, तब जाकर 2035 में हम लोग $1 ट्रिलियन की ऑफिशियल इकॉनमी होंगे। ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद आपको पसंद आएगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से में आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।